Bismillahirrahmanirrahim. Today there is a lecture on intra-abdominal ailments with homeopathic treatment. पार्ट फर्स्ट में हमने एक्स्ट्रा एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स, डिजीज़, एलिमेंट्स पढ़ी। पार्ट सेकंड में हमने कुछ हिस्सा कवर किया इंटरनल एब्डोमिनल अफेक्शंस का, और आज उसी का तसलसल, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल एलिमेंट्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। एब्डोमिनल कैविटी बेसिकली ह्यूमन बॉडी के मुख्तलिफ तरीके से डिवीजन है, जिनमें एक तरीका बॉडी को कैविटीज में डिवाइड करने का है। कैविटीज, बॉडी का जो बड़ी बड़ी कैविटीज हैं, उनमें सबसे पहले आता है स्कल कैविटी, उसके बाद आता है थोरेसिक कैविटी, सीने का गड़ा, उसके बाद है एब्डोमिनल कैविटी, और उसके बाद है पेल्विक कैविटी, और पीछे डोर्सल कैविटी। अब एक और तरीका भी है कि आप इसको वेनरल कैविटी और ये बैक को डोर्सल कैविटी में डिवाइड करके ना वेनरल कैविटी में आप फर्दर ना सब कैविटीज, स्कल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी आप डाल दें। और उसके बाद आप जिस्म की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें कि किस कैविटी में कौन सा ऑर्गन है। मतलब आप इन अदर वर्ड्स उन कैविटीज के कंटेंट्स को जानने की कोशिश करें कि उन कैविटीज का एनाटॉमी क्या है, उधर क्या पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज आप देखते हैं कि स्कल कैविटी में ब्रेन है, एज वी डिस्कस इन द लेक्चर ऑफ एनाटॉमी कि ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, राइट हेमिस्फीयर होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, और दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करने वाला कार्पस कोलिजम होता है। इस तरह हम चेस्ट यानी थोरेसिक कैविटी को डिस्कस करते हैं तो थोरेसिक कैविटी में हम देखते हैं दो सिस्टम पड़े हैं। थोरेसिक कैविटी में लंग्स है, दिल पड़ा हुआ है, ठीक, थोरेसिक केज है और मसल्स हैं। जब कभी भी आपके पास यानी चेस्ट के कंप्लेंट्स आते हैं, कोई मरीज आपके पास लेके आता है, तो आप जब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनाते हैं तो आप कंसिडर करते हैं चेस्ट के मसल्स को, इंटरकॉस्टल मसल्स को, आप कंसिडर करते हैं डायफ्राम को, आप कंसिडर करते हैं हार्ट को, आप कंसिडर करते हैं लंग्स को, और इस हिसाब से आप फर्दर एवोल्यूशन करते हैं, आप वर्कअप करते हैं और आप डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं। सबसे पहले आप ऑर्गन तक पहुंचते हैं कि भाई प्रॉब्लम, पैथोलॉजी कहाँ है। इसी तरह एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि वो क्या कंटेंट्स हैं। जैसे हमने पढ़ा, उसका एक बेस बनाते हैं, एक बेस डेवलप करना चाहता हूँ। आप सब डॉक्टर्स बैठे हैं माशाल्लाह से, लेकिन बेस डेवलप करते हैं ताकि हमें रिकॉल भी हो और हमारा आज का पॉइंट है इसको समझने में हमें आसानी पैदा हो और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। एब्डोमिनल कैविटी के कंटेंट्स को अगर हम देखें तो अगर हम एब्डोमेन के अंदर देखते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या हैं, तो सबसे पहले हम नाव का एक राइट साइड पे और अम्बलिकस के लेफ्ट साइड पे एक ऐसे वर्टिकल लाइंस खींचते हैं। उसका नाव के नीचे बिलो और ऊपर हम दो लकीरें खींचते हैं ट्रांसवर्स, जो हमें पेट को रीजन में तकसीम कर देता है। राइट हाइपोकोंड्रियम, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम, एपिगैस्ट्रिक रीजन, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, अम्बलिकल रीजन, और राइट इलिक फोसा, लेफ्ट इलिक फोसा और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक,
फिर हम देखते हैं राइट हाइपोकोंड्रियम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, वहाँ लीवर पड़ा हुआ है, विच इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन इन द बॉडी। हम देखते हैं लीवर का 2 लोब्स होते हैं, जो निचला लोब है उसके ऊपर एक छाला लगा हुआ है। आप उस छाला को कोली भी कहते हैं, जीवी भी कहते हैं, पित्ता भी कहते हैं, ठीक। अब एक लोब से और दूसरी लोब से नाली आई हुई है, ठीक, जिसको हिपाटिक डक्ट कहते हैं, राइट और लेफ्ट हिपाटिक डक्ट। अब वो आगे ना बाइल बना के ना थ्रू आगे उसी का तसलसल, उसी का कंटिन्यूटी, नॉन एज सिस्टिक डक्ट, तो वो जीबी की तरफ जाता है। अब ये सारा आपस में कलेक्ट होके ना सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। कॉमन बाइल डक्ट इकट्ठे होके ना कॉमन बाइल डक्ट, अब ये सीधा जाता है ना पैंक्रियाटिक डक्ट में, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं लीवर एंड बाइलरी सिस्टम। अब हम देखते हैं कि इधर लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम में स्प्लीन पड़ा हुआ है, ठीक, जिधर टेल पहुंचता है आपका पैंक्रियास का, तो उसके करीब ही स्प्लीन पड़ा हुआ है। हेड ऑफ पैंक्रियास जो है वो ड्यूटेनम करीब पड़ा हुआ है। कुत्ते की जुबान की तरह एक ऑर्गन इधर पड़ा हुआ विच इज नोन एज पैंक्रियास। अब यहां हम एपिगैस्ट्रिक रीजन में देखते हैं तो मैदा पड़ा हुआ है। अब हम राइट लंबर में देखते हैं तो राइट किडनी पड़ा हुआ है, लेफ्ट लंबर में देखते हैं तो लेफ्ट किडनी पड़ा हुआ है। अब हम अम्बिलिकल रीजन में देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ा हुआ है। हम राइट इलियक फोसा में देखते हैं तो राइट इलियक फोसा में अपेंडिक्स, सीकम, इलियम ये पड़ा हुआ है, और फीमेल्स में ओरी पड़ा हुआ है। राइट में राइट ओरी पड़ा हुआ है, लेफ्ट में लेफ्ट ओरी पड़ा हुआ है। अब यहां जो लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम है, इधर सिग्माइड कोलोन पड़ा हुआ है और लेफ्ट ओरी पड़ा हुआ है, ठीक। हम हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में जाते हैं तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में देखते हैं ऐसी 4 चीजें पड़ी हैं ऐसे। तो हम देखते हैं सबसे जो सामने पड़ा हुआ है फ्रंट पे, वो क्या पड़ा हुआ है, वेसिका पड़ा हुआ है, मसाना, यूरिनरी ब्लैडर। अब उसके बाद कौन सा ऑर्गन पड़ा हुआ है, फीमेल में यूट्रस पड़ा हुआ है, और उसके बाद रेक्टम है, इट्स द सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी, और उसके बाद है लंबोसेक्रल स्पाइन, राइट। तो ये आपका जो हम इंटरनल एब्डोमेन को डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रू सिम्टोमेटोलॉजी मेथड, जो एक मेथड है होम्योपैथी में कि थ्रू सिम्टम्स आप देते हैं, लेकिन ये हम कॉजेशन पे भी देंगे, सिम्टम्स पे भी देंगे। लेकिन अगर हम ये चीज़ें हमारे जहन में हैं, एब्डोमिनल कंटेंट्स हमारे जहन में हैं, तो वहाँ हमसे हमें हमारा मेडिसिन पैथोलॉजी की तरफ भी लेके जाता है। दवाई आपको पैथोलॉजी बताता है और पैथोलॉजी आपको दवाई बताता है, राइट। तो हमने एब्डोमिनल डिस्ट्रिक्शन, जो एब्डोमेन जो होता है डायलेट होता है, ठीक, और हमने टेम्पेनेटिक यानी गैस की वजह से पेट का फूलना, और हमने इन्फ्लेटेड एब्डोमेन यानी गैस की वजह से भी हो सकता है और फ्लूइड की वजह से भी पेट फूल सकता है। तो ठीक, तो हमने इंट्रा एब्डोमिनल अफेक्शंस में हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, हमने लेक्चर किया उस पर, ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन पे। आज उसी की कंटिन्यूटी के जब कभी भी कोई भी इंट्रा एब्डोमिनल बीमारी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपसे मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब जब मैं चारपाई पे लेटता हूं ठीक, तो मेरी तकलीफ ज्यादा हो जाती है। जब मैं बेड पे लेटता हूं तो मेरी तकलीफ ज्यादा हो जाती है। तो हमने आपको बताया था कि हमने आपको 1 सिम्पटम और 1 रेमेडी के बेस पे ना आपके लेक्चर्स करने, तो आपने उसको कार्बोई देना है। अगर आपसे मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो इंट्रा एब्डोमिनल जो कोई भी बीमारी है, रिस्पेक्टिव ऑफ डिजीज, कोई भी बीमारी है, ड्यूरिंग मेंसेस ना मुझे तकलीफ हो जाती है, बाकी मुझे कोई एब्डोमिनल कोई शिकायत नहीं है, ठीक, मेंसेस के दौरान मुझे तकलीफ होती है एब्डोमेन में, एब्डोमिनल कैविटी में, तो सबसे पहले ना आपने बेस में अगर आपको कनेक्शन मिलता है ना मेंसेस के साथ, तो आपने सल्फर लाजमी लगाना है। 30 में 1 डोज सुबह नहार में वीकली,
उसके बाद अगर औरत एनीमिक है और उसकी हिस्ट्री में मौजूद है, मतलब उसकी हिस्ट्री में मेट्रोरेजिया है, एंड पार्टम हेमोरेज की हिस्ट्री है, मेनोरेजिया की हिस्ट्री है, फाइब्राइड की हिस्ट्री है, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, राइट, तो आपने वहां क्या करना है, आपने वहां एबॉर्शन की हिस्ट्री है, मिसकैरेज की हिस्ट्री है, तो आपने चाइना लगाना है, सल्फर लगा के ना आपने चाइना लगाना है। अब अगर हिस्ट्री है लेकिन इसी हिस्ट्री पे अगर माजी बईद में यानी 10-15 साल पहले उसको मिसकैरेज हुआ या एबॉर्शन हुआ, जो हमने अभी डिस्कस किया, अगर ये हिस्ट्री आप इससे पूछे कि ये कब, अगर वो आपको कहती है कि जी 15 साल हो गए हैं, तो काली कार आएगा। कोई है मुश्किल, तो काली कार आएगा। अब अगर उसको चक्कर भी आ रहे हैं साथ, चक्कर भी आ रहे हैं उसको, ठीक, एब्डोमिनल कंप्लेंट्स के साथ, तो वहां आपने सिम्टम पे ना, इसी सिम्टम पे आपने कॉकुलस लगाना है, इसी सिम्टम पे। अगर मरीज आपसे कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ जो होती है पेट की, ठीक, आपके बाद ना बार बार ना मैं इंट्रा एब्डोमिनल का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक, हम इंट्रा एब्डोमिनल अफेक्शंस की पढ़ रहे हैं। अब आपको मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे पेट की तकलीफ होती है, कोई भी तकलीफ है, गैस है, चाहे पायरोसिस है, चाहे पेन है, चाहे बर्निंग है, कोई भी तकलीफ है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिजीज ऑफ सिम्टम, कोई भी उसको प्रॉब्लम है, तो आपने, अगर वो आपको कहते हैं डॉक्टर साहब मैं दूध पीता हूं ना, दूध, तो दूध पीने के बाद ना मुझे तकलीफ हो जाती है, चाहे वो इरिटेशन है, कुछ भी है वो, लेकिन पेट की तकलीफ है, उसको पेट में तकलीफ शुरू हो जाती है मेरी, कोई भी तकलीफ शुरू हो जाती है उसको, तो आपने उधर उसको कोनियम देना है। अगर आपको कहते हैं डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन मेरी पेट की तकलीफ कब शुरू हुई, जब मैंने पेट का ऑपरेशन किया। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब यह है कि ये जो पेट की तकलीफ है, दिस इज स्क्वेलिया ऑफ, दिस इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑपरेशन, तो यू शुड एंटीडोट, आपने उसको एंटीडोट करना है। अब इधर ना आपने और उसके साथ ना कुछ नहीं, आपने उसको सीधी दवाई पकड़ानी है, कार्बोइनिमेलस। अब यहां दो दवाइयां आती हैं, कार्बोइनिमेलस और हाइपेरिकम। आप देखिए कार्बोइनिमेलस में थोड़ा सा टॉपिक से हट के आपको कार्बोइनिमेलस के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। एक है कार्बोवेज, टॉपिक से थोड़ा हट के, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, फायदा देगा आपको, मजा भी आएगा आपको। कार्बोइनिमेलस, कार्बो मतलब चारकोल, मतलब कोयला, एनिमेलस एनिमल का, कार्बोविज वेजिटेबल, कोयला वेजिटेबल्स का। एम आई क्लियर? ठीक, थोड़ा सा मैं मीठी का आपको पढ़ाना चाहता हूं। ये क्या है, बेसिकली हैवानी कोयला है। क्या है? हैवानी कोयला, एनिमल्स का कोयला। जानदार शे जो होते हैं ना, उसको जलाया जाता है। ठीक, उसको जला के नहीं हासिल किया जाता है, उसकी हड्डियों को जलाया जाता है, खून को जलाया जाता है। हॉर्न नहीं होता, सींग, उसको जला के ना, राख करके ना, ये कोयला हासिल किया जाता है। एम आई क्लियर? बहुत सारे फायदे इसके हैं। इसका आप अगर देखें केमिस्ट्री, तो 10% इसके अंदर कार्बन होता है, बाकी 90% जो होता है ना, इसके अंदर जो होते हैं गैर नामियाती मादे होते हैं। क्लियर? ये ज्यादातर जो कार्बोइनिमेलस, ये जो कोयला है ना हैवानी, ये ज्यादातर जो है ये कैल्शियम फास्फेट जो हमारा कलकीरा फास है, ठीक है, इसमें क्या होता है ज्यादातर? कैल्शियम फास्फेट। एम आई क्लियर? इसमें कलकीरा फास होता है, कैल्शियम फास। आप फास्फेट को आप आगे देखें, अगर आप में से ऐसे डॉक्टर्स बैठे हैं जो मेरे जेनेटिक्स के लेक्चर में मौजूद थे,
जब आप देखते हैं डीएनए के अंदर, तो डीएनए के अंदर क्या है बेसिकली? न्यूक्लियोटाइड चेन है ना? हाँ, आप न्यूक्लियोटाइड चेन, ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ना ऐसे, ठीक है जी, चेन बनाते हैं। मतलब ये है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, राइट? ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एम आई क्लियर? अब ये न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना है? ये न्यूक्लियोटाइड जो है ना बेसिकली 3 चीजों से बना है। एक नाइट्रोजीनियस बेसिस है जिसमें गुआनिन है, एडेनिन है, थायमीन है, साइटोसिन है, हाँ, यूरासिल है। यूरासिल आरएनए में होता है, ठीक है जी, थायमीन की जगह डीएनए में थायमीन होता है। क्लियर? अब दूसरा क्या होता है? पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाला। तीसरा क्या होता है? एनर्जी मॉलिक्यूल फॉस्फेट होता है। तो व्हाट डज इट मीन? कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं? वी आर नॉट डिस्कसिंग जेनेटिक्स। हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, ट्राइबडामनल, हमारा सीरीज गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का है, लेकिन बेस बनाना होता है, थोड़ा सा आपको रिकॉल करना होता है। यहां न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है? फॉस्फेट, फास्फोरस। मतलब क्या कि ये आपके जेनेटिक मेकअप में ये मौजूद है नेचुरली। तो जब आप इसी डीएनए की लेवल पे जब ऑटो इम्यून आता है तो क्या होता है? इधर ही प्रॉब्लम आती है ना, इधर न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रॉब्लम आता है। तो आपने सिमिलिया सिमिलियस क्यूरेंटर, आपने उधर ही आपने फॉस्फेट देना होता है, कैल्शियम देना होता है, तो डीएनए ठीक काम करना शुरू कर देता है। तो कार्बोनिमिलस देखें, इसके अंदर ज्यादातर 90% इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब जो दूसरा आपने कार्बोहाइड्रेट की बात की, ये जो है ना, ये सब्जी को डायरेक्ट कोयले पर रख कर ना, जिस तरह हम गोश्त को कोयले पर रखते हैं बारबेक्यू में, ग्रिल में, ठीक है जी, उस पर रखे ना, उसको जलाया जाता है सब्जी को, राइट? जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं आपका, ये जो कार्बन है, ये कोयला है सब्जी का, ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज है। ये मुख्तलिफ मल्टीनेशनल्स का मिलता है, मार्केट में पड़ा हुआ है सब्जी का कोयला। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम इसके बेनिफिट्स पे शुरू हो जाए ना, तो हमारा लेक्चर उधर ही खत्म हो जाएगा, राइट? तो उसको जलाया जाता है। और गाजर के लिए 15 मिनट्स, गाजर को रखा जाता है। ऐसे एक चाकू को लेके ना, उसमें सुराख करके ना, ठीक है जी, उसमें सुराख करके गाजर को डाल के ना 15 मिनट के लिए उस पर जलाया जाता है, राइट? फिर उसकी बाउल में उसको बंद करके ना 10 मिनट के लिए रखा जाता है और कार्बन का, ये सब्जी का कोयला हासिल किया जाता है। ये थोड़ी सी मैं आपको ये मेटरीमिडी के बारे में बताना चाह रहा था। अब नो कम बैक टू द इंट्रा-एब्डोमिनल अफेक्शंस। इंट्रा-एब्डोमिनल अफेक्शंस में ये जो ऑपरेशन के बाद कोई भी तकलीफ, पेट की तकलीफ, कोई भी तकलीफ अगर ऑपरेशन के बाद होती है, तो आपने वहां कंसिडर करना है 2 दवाइयों को, कार्बोनिमिलस और हाइपेरिकम को। डेस्टिनेशन है, यानी एब्डोमेन जो है ये डायलेटेड है, ठीक, टिम्पेनाइटिक है, गैस की वजह से है, इन्फ्लेटेड है, गैस की वजह से है, या किसी फ्लूइड की वजह से है, साथ दर्द होता है, पेनफुल है, पेट फूला हुआ है और दर्द होता है। तो एकोनाइड, आर्सेनिकम एल्बम, ब्राय, लेक्सिस और रेस्टॉक्स, मर्कसाल। पेट फूला हुआ है, साथ मेंसेस नहीं आ रहे हैं, पेट फूला हुआ है, साथ मेंसेस नहीं आ रहे हैं, एमिनूरिया है, कैस्टोरियम, कैंडेंसिस, एक ही दवाई लिखी हुई है पूरा रिपर्टरी में। एम आई क्लियर? अब इसके बाद पेट फूला हुआ है, लेकिन उसकी वजह क्या है? आफ्टर पार्चुरेशन, बच्चे की पैदाइश के बाद पेट फूल गया है,
ठीक। अब इधर ना पेट, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा ना, जो पेट लटका हुआ था बड़ा था, अब ये से आप उसको कंफ्यूज नहीं करना उसके साथ। इधर डिस्टिंक्शन है, या गैस है या फ्लूइड है, राइट। उधर मसल्स में प्रॉब्लम थी, उधर फैट्स था एक्सटर्नल एब्डोमेन में। अब इंटरनल एब्डोमेन में जो है क्या है, गैस है या फ्लूइड है। मतलब या लीवर खराब हो गया है तो पानी पड़ गया है, या दिल खराब हो गया है तो पेट के अंदर पानी पड़ गया है, या कोलाइटिस हो गया तो गैस पड़ गई है, या एच पाइलोरी आ गया है तो गैस पैदा हो गया है, या कोई भी मतलब आइलाइटिस, IBS, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम हो गया है तो गैस आ गया है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया है तो गैस आ गया, UC हो गया है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया तो गैस आ गया है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं करना उसके साथ, राइट, ये नहीं कंफ्यूज करना। अब पर्चुरेशन के बाद ना मैदे की पेट की तकलीफ पैदा हो गई, ठीक है जी। तो एपिस, सीपिया और लाइको, अब हम उसका पेट ऐसे फूला हुआ है ना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन ऐसे है जैसे प्रेगनेंसी है उसको, जैसे प्रेग्नेंट है। पेट ऐसे फूला हुआ है जैसे प्रेगनेंसी में होता है। देन व्हाट शुड बी डन? वायरोलिनियम, चिकन लाकड़ा काकड़ा का नसोड़ है वायरोलिनियम। अब पेट फूला हुआ है अतराफ की तरफ, साइडों पे ऐसे ऐसे फूला हुआ है, ऐसे नहीं फूला हुआ, ऐसे फूला हुआ है। पेट ऐसे फूला हुआ है अतराफ की तरफ, तो आपने कास्टिकम और नेट्रम में देना है। डॉक्टर साहब मेरा पेट जो होता है ठीक होता है, फूलता कब है? जब मैं स्टूल पास करता हूं, बाउल मूवमेंट करता हूं तो मेरा पेट फूल जाता है। लाइको, कार्बोइड और एंग्रिफाइटिस। अब इसका रिवर्स क्या है? अगर डॉक्टर साहब मैं जब बाउल मूवमेंट करता हूं मेरा आज फूला हुआ पेट ठीक हो जाता है, मुझे फायदा हो जाता है, हाँ ठीक है, ये इसका रिवर्स है ना। देखिए मेरा पेट ठीक रहता है, जब मैं बाउल मूवमेंट करता हूं मैं बाउल मूवमेंट करता हूं तो मेरा पेट फूल जाता है, राइट। तो कास्टिकम, सॉरी लाइको, कार्बोइड और ग्रेफाइटिस। अब आपको कहता है डॉक्टर साहब मेरा पेट जो है ये फूला हुआ होता है, लेकिन जब मैं बाउल मूवमेंट करता हूं तो मेरा पेट ठीक हो जाता है, डिस्टेंशन खत्म हो जाती है, तो हाइपेरिकम। डॉक्टर साहब मैं ठीक रहता हूं, ये मैं जो दवाई डिस्कस करने जा रहा हूं ना, ये आपके एब्डोमिनल इंट्रा एब्डोमिनल अफेक्शंस का बेलेडोना है। उसमें सडन अपीयर एंड सडन डिसअपीयर होता है ना, ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन का बेलेडोना है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। डॉक्टर साहब एब्डोमिनल डिस्टेंशन मुझे अचानक होती है एकदम, नेट्रम मेवर। देखिए एक सिम्टम, मेरा पेट फूलता है अचानक एकदम, ठीक, तो आप उधर नेट्रम मेवर लगाएं उसको। अब मेरा पेट एकदम फूलता है, लेकिन डॉक्टर साहब ये नहीं होता था ऐसे पहले कभी, ये मुझे खाली खांसी हुई थी ना, खाली खांसी हुई थी, तो उसके बाद ना मेरा पेट फूलता है सडन, अब दवाई चेंज हो गई। सबसे पहले आपने पर्टुसिन देना है, यह हुपिंग कफ का नोसोड है। सबसे पहले आपने 200 में एक डोज देना है उसको। तकरीबन 70% केसेस तो ना आपका पर्टुसिन ठीक कर देता है। अब जब कोई केस बाकी रहता है ना, आपने ना एक दिन देखना है, महीनों इंतजार नहीं करना। देखिए महीनों इंतजार दवाई को इंतजार तब किया जाता है अगर आपको दो पॉइंट्स आपके पास हैं। अगर केस कोल्ड है और दवाई रिस्पांस दे रही है, अगर दवाई रिएक्शन ही नहीं दे रही और आप वेट कर रहे हैं, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं?
राइट? आपने फिर दूसरी दवा पे जाना है, आपने रीएवैल्यूएशन करनी है, आपने रीकेस चेकिंग करके, ठीक है जी, तो आपने दूसरी दवाई सेलेक्ट करनी है, दूसरी दवाई पे आपने जाना है विद इन नो टाइम। वेट आपने तब करना है अगर केस कोल्ड है, वेट आपने तब करना है अगर आपकी दवाई रिस्पॉन्स कर रही है, तो तब आपने वेट करना है, अदरवाइज नहीं करना वेट आपने। तो पर्टोसिन देके पर्टोसिन काम नहीं करता, ठीक, परमानेंट केवर नहीं देता, तो आपने क्या करना है, काली सल्फ देना है। अगर आपका मरीज आपके पास आता है, डॉक्टर साहब मेरा पेट फूला हुआ है, लेकिन ये अचानक ना बेख्तियार इनवॉलंटरी ये से ऊपर चला जाता है, बेख्तियार ऊपर चला जाता है, राइट? वेलरियाना। पेट की तकलीफ का पानी के साथ पेट का फूलना, जब बंदा पानी पीता है उसका पेट फूल जाता है। जिंजबीर अदरक, तरस फॉर आइसी कोल्ड वाटर, और यही सिम्टम ड्रिंकिंग वाटर से, पानी पीने से पेट का फूलना, दवाई चेंज, फास्फोरस। मेंटली रेस्टलेस, तरस फॉर स्मॉल क्वांटिटी वाटर, और यही अलामत पानी से पेट का फूलना, आर्सेनिकम एल्बम। अब पेट की तकलीफ जो होती है आइसी कोल्ड वाटर से, देखिए वहां जो हमने डिस्कस किया ना फास्फोरस को, वो क्रेविंग है फॉर आइसी कोल्ड वाटर, ये क्रेविंग नहीं है, इसको क्रेविंग नहीं है। अब ये ना आइसी कोल्ड वाटर पीता है ना, तो इसका पेट जो होता है, पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, राइट? तो नक्स मुस्काटा, रॉस्टॉक्स, कलकीरिया फास, ठंडे पानी से तकलीफ ठीक हो जाती है पेट की। पेट की तकलीफ में अफाका होता है, एलेप्स कोरोलेनियस, एलेपस कोरोलेनियस। अब पेट के अंदर पानी होता है, एसाइटिस होता है, थोड़ा आपने इधर कॉजेशन को कंसिडर करना है, इधर थोड़ा आपने कॉजेशन को कंसिडर करना है। पेट के अंदर पानी होता है, पानी पड़ता है, जिसको एसाइटिस कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने क्लिनिक का प्रोटोकॉल, 4 दवाइयां आपने जहन में रखनी है, आर्सेनिकम एल्बम, एपिस, एपोसाइनम और डिजिटेलस। और भी मैं समझाता हूं, लेकिन ये 4 तो आपने बिल्कुल फ्रंट लाइन पे रखनी है। अगेन, एपिस, आर्सेनिकम एल्बम, एपोसाइनम एंड डिजिटेलस, राइट? ये A3 आपने फिंगर टिप्स पे रखना है। अब यहां आपने क्या करना है, यहां डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने बनानी है। इन दवाइयों में आपने सिलेक्शन करनी है। आर्सेनिकम एल्बम आपने कब देना है? आर्सेनिकम एल्बम जितने भी टाइप्स हैं ना एसाइटिस का, ऑल फॉर्म, ये उसमें काम करता है, जितने भी टाइप्स हैं एसाइटिस के। इसको मैं एज ए डायरेटिक भी इस्तेमाल करता हूं क्लिनिकली। इधर मैं नहीं देखता कि तरस फॉर स्मॉल क्वांटिटी वाटर है कि नहीं, इसके सिम्टम मौजूद है कि नहीं, में बर्निंग मौजूद है कि नहीं, ये मरीज नफीस है कि नहीं, राइट? इधर मैं मेले का चेहरा नफीस नहीं देखता, इधर मैं थर्स्ट नहीं देखता, इसमें बर्निंग नहीं देखता। इधर ना मैं ऑल टाइप ऑफ एसाइटिस में आर्सेनिकम का यूज करता हूं। और अब इन 4 दवाइयों में कैसे डिफरेंशिएट करता हूं,
देखें कि अगर ड्रॉपसी है स्पेशली हार्ट की वजह से या लंग्स की वजह से या किडनी की वजह से, ठीक, तो कॉजेशन पे हम इधर इसको सिलेक्शन करते हैं कि पेट में पानी पड़ने की वजूहात अगर लंग्स की वजह से हैं, अगर दिल की वजह से हैं और अगर किडनी की वजह से हैं, ठीक। आप लीवर एसाइटिस में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं 3 पे करता हूं, वरना ये लीवर की टॉप की दवाई है। क्लियर? अब अगर मरीज एसाइटिस का वाला मेरे पास आता है, वो कहता है जी प्यास नदारत, थर्स्टलेस है, उसको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती, ठीक है जी, और वो एग्रीवेट करता है हीट से और कोल्ड से उसको अफाका होता है और यूरिन उसका स्कैंटी है, तो मैं एपिस देता हूं 1 ml/6 रोजाना एक खुराक। ये ड्रेन आउट करता है यूरिन एसाइटिस को, ये टेपिंग फ्लूइड करता है, ये फ्लूइड को पेट से निकाल देता है। ये हमारा स्पायरोमाइड है, ये आपका डाययूरेटिक है, ये आपका एज आ पेलेटिव भी काम करता है और ये आपका क्यूरेटिव मेडिसिन भी है। डबल एक्शन है इसका। अब अगर मुझे पैथोलॉजी मिलती है, पोर्टल वेन की ऑब्स्ट्रक्शन है, पोर्टल वेन ब्लॉक है, कंजेशन है उसकी, ऑब्स्ट्रक्शन है, और मरीज को ग्रेट तरस, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, राइट। अब एपिस में प्यास बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, डिप्सिया, इधर पॉलीडिप्सिया है, लेकिन मैं वर्ड्स टर्मिनोलॉजी मुश्किल यूज नहीं करना चाहता। वहां एडेप्सिया है, यहां पॉलीडेप्सिया है। आर्सेनिक पे हमने कॉजेशन पे लंग्स पे, हार्ट पे और किडनी की वजह से, और क्लिनिकल हमने उसका यूज किया, राइट। एपिस को हमने सिम्टम्स पे, मोटिलिटी पे, हीट से ज्यादती, कोल्ड से अफाका, और एडेप्सिया पे इधर पॉलीडेप्सिया है। एपोसाइनम में पॉलीडेप्सिया पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरिन स्कैंटी है, इधर भी उधर भी स्कैंटी है, एपिस में इधर भी स्कैंटी है। तो आप इन अलामात पे एपोसाइनम का सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपको मरीज कहता है डॉक्टर साहब उसकी हिस्ट्री में टाइफाइड मौजूद है, तो टॉप लग जाता है एपोसाइनम का। अब आपको क्लियर कट अपीरेंट काज मिल रहा है एसाइटिस का, उसकी वजह क्या है? हार्ट, जो दिल के मसल्स है मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम यानी जो दिल के मसल्स हैं वो कमजोर हैं, राइट। तो दिल के मसल को ताकत देता है डिजिटेलस। डिजिटेलस का जो सिम्टम है वो क्या है? ये माथे पे ठंडा पसीना आता है, ये वरेटम एल्बम में भी है, लेकिन इधर क्या है? इधर ये माथे पे ठंडा पसीना का पीछे का जो पड़ा हुआ है ना, वो है दिल की बीमारी। तो अब इधर ना वरेटम एल्बम नहीं करेगा, वो वक्ती तौर पर रेस्क्यू तो कर देगा, लेकिन परमानेंट केवर नहीं देगा। डिजिटेलस आपको परमानेंट केवर देगा। अभी आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है यहां माथे पे ठंडा पसीना से, के 2 पॉइंट्स आपने उस पे आपने डिफरेंशिएट करना है। एक ना इसका सिर्फ माथे पे नहीं होता, पूरा जिस्म पे ठंडा पसीना होता है। और दूसरा ये होता है कि जो डिजिटेलस वाला होता है, इसका पीछे जो काज होता है ना, अंडरलाइंग काज, वो हार्ट अफेक्शन होता है, राइट। सिरोसिस ऑफ लीवर की वजह से अब लीवर श्रिंक हो गया है, एट्रोफी उसकी हो गई है, राइट, और उसकी वजह से पेट में पानी पड़ गया है, ठीक। मतलब ये कि लीवर को कैंसर हो गया है, उसके सेल्स को, राइट। तो आपने वहां
बाहर तेजाब है पूरे बैक्टीरिया मीडिया में, तो आपने वहां एसिड मीवर देना है। आप जो एसाइटिस का मरीज होता है आपके पास आता है, आप उसको यूरिन आर लिख के देते हैं, तो आर में एल्ब्यूमिन आ रहा है, आप माइक्रो एल्ब्यूमिन स्पॉट लिख के देते हैं, माइक्रो एल्ब्यूमिन स्पॉट, उसमें एल्ब्यूमिन आ रहा है। आप उसका यूरिया टेस्ट करते हैं ब्लड में, 40 से ऊपर आ रहा है, 400, 500, 1000, 100, 200, तो ये इंडिकेट करता है कि ये रीनल ड्रॉप्सी है। क्या करता है? इंडिकेट करता है कि ये गुर्दे के फेलियर की वजह से इसको पेट में पानी पड़ गया है। तो अब स्पेसिफिक हो गया ना, तो आपने इधर उसको यूरिया देना है, आपने इधर उसको कार्टिसोन देना है, आपने इधर उसको जिंजबीर देना है, आपने इधर उसको मॉर्फिनम देना है, आपने इधर इसको इल्सीरन देना है, आपको इधर इसको बारबेरस देना है, आपने इधर उसको लाइको देना है, आपने नक्स देना है, आपने कार्सिनोदीन देना है, कार्सिनोसिनम देना है। मतलब कहने का ये कि आप उसके गुर्दे ठीक करने हैं, आप उसके निफ्रॉन ठीक करना है, उसकी निफ्रॉन को हमने स्ट्रेंथ देनी है, उसके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बारबेरस वगैरह से इंप्रूव करना है, उसके पेरेन्काइमा को लाइको से स्ट्रेंथन करना है, तो एसाइटिस ठीक होगा। वरना वक्ती तौर पर आपका एपोसाइनम ड्रेनेज तो कर देगा, लेकिन परमानेंट केवर नहीं देगा, आपको पिलिएशन ही करेगा। राइट? यूरिया मेडिसिन हमारे पास मौजूद है पोटेंटाइज, ठीक है, आप 200 में दें उसको। अब एसाइटिस का मरीज है, वही पानी पेट में पड़ा हुआ है, ठीक, उसकी वजह से पेट फूल गया है। अब उसका एसाइटिस जो होता है उसमें क्या है, जो पेल्विक रीजन है इसमें फोल्ड्स हैं, जो पेल्विक रीजन है इसमें फोल्ड्स हैं। एम आई क्लियर? तो आपने क्या करना है, उसको कोल्चिकम देना है। क्या देना है? कोल्चिकम देना है। अगर आपको एक सिम्टम और मिलती है, साथ किडनी फेलियर भी है और किडनी फेलियर की वजह यूरिक एसिड है, तो भी कोल्चिकम है। अगर आपको मिलता है उसको इंटॉलरेंस है उसको स्मेल ऑफ फूड से, तो कोल्चिकम का ठप्पा लग जाता है, इन सिंपल वर्ड्स, यहां भी कोल्चिकम में भी किडनी फेलियर है, उधर एल्सीरम में भी है, उधर कॉर्टिसोन में भी है, उधर जिंजीबीर और मॉर्फिनम में भी है, बारबेरस लाइको में भी है, इधर कोल्चिकम में भी है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट? आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है इस ग्रुप ऑफ मेडिसिन से कोल्चिकम को? इसको जो होगा ना, इसका इनटॉलरेंस होगा फूड के स्मेल से, इनटॉलरेंस होगा। इसका जो है, इसको यूरिक एसिड की हिस्ट्री होगी, उसके किडनी फेलियर की जो वजूहात होगी, जो अंडरलाइंग काज होगा, वो यूरिक एसिड होगा। इन अदर वर्ड्स, उसको साथ रोमेटिज्म होगा, उसको साथ जोड़ों की बीमारी होगी, और उसका जो पेल्विक रीजन होगा उसमें फोल्ड्स होंगे, वो हमवार नहीं होगा, तो कोल्चिकम। तो इधर कोल्चिकम किडनी की फंक्शन को रिस्टोर करेगा, उधर यूरिक एसिड को ठीक करेगा। अब एक मरीज है, उसका CLD की वजह से, क्रॉनिक लीवर डिजीज की वजह से उसको एसाइटिस हो गया है, ठीक, तो लाइको, ट्राइमेज़मेटिक है, लाइको दे उसको, क्लिनिकल दे उसको। एक मरीज है, उसका पेट के अंदर पानी तो मौजूद है, लेकिन साथ ना उसको फ्रीक्वेंट अटैक होते हैं ना, डायरिया के, दस्तों के फ्रीक्वेंट अटैक होते हैं, उसको बार बार उसका पेट खराब होता है, बार बार उसका पेट, उसको मोशंस लगते हैं, सलीशिया। कोई मुश्किल तो नहीं बोल रहा हूं ना?
हाँ ठीक। अब उसको साथ साथ हर मतलब हिस्ट्री है मोशंस की रिकरेंट, बार बार ना उसका पेट खराब होता है। आप ये सलीशिया पेट के पानी को भी ठीक करेगा और ये सलीशिया उसके दस्तों को भी ठीक कर देगा। एक औरत है, वो आपके पास आती है, जी मेरे पेट के अंदर पानी है, ठीक है जी। अब हुआ क्या, हिस्ट्री उसको ये है कि वो ठीक ठाक थी, लेकिन मनसूबबंदी की गोलियां उसने खाई, या वो उम्रे पे जा रही थी या हज पे जा रही थी या अपने रोजे पूरे करना चाह रही थी या और बच्चे नहीं पैदा करना चाह रही थी, और उसके मेंसेस हो गए सप्रेस। उसके बाद वो मेनोपॉज़ल हो गई, उसके मेंसेस खत्म हो गए, ओवरीज उसकी बूढ़ी हो गई, राइट, ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सप्रेस हो गए मेंसेस। या कोई बुरी खबर सुन के ना, बुरी खबर सुन के ना उसकी होरी सप्रेस हो गए। लेकिन वादा तो जिस्म में है, लेकिन इधर जो है ना वो ये है कि साथ पेट में पानी पड़ गया है, राइट। तो इधर आपने फिर देना है सनीशियो ऑरियस, इधर आपने सनीशियो देना है। ये एसाइटिस को भी ठीक करेगा, ये फ्लूइड को भी ड्रेन आउट करेगा, ठीक है जी, और उसके मेंसेस को भी बाहर कर देगा, और उसके ओवरीज को भी रिस्टोर कर देगा, और उसके ओवरीज को भी रिस्टोर कर देगा। अब एक बंदे को एसाइटिस है तो नॉर्मल बात तो यह है कि उसको पेशाब ज्यादा आना चाहिए, उसका जिस्म मतलब यह है कि वो पेशाब को निकालने की कोशिश तो करेगा ना, तो उसका पेशाब ज्यादा आना चाहिए। अब इसको पेशाब बिल्कुल आता ही नहीं है, नॉर्मल नहीं, स्केंटी होता है इसका पेशाब। एसाइटिस है विथ स्केंटी यूरिन। अब वहां समंदर के प्यास से, यानी सी ओनियन से एक दवाई बनती है जिसका हमने डिस्कस किया बारहा, ठीक है जी, स्क्वेला मार्टेमा, स्क्वेला मार्टेमा। पेट की तकलीफ, कोई भी तकलीफ है पेट की, अब वो तकलीफ खाना खाने से ना उसमें आराम आता है। चिलिडोनियम, ग्रेफाइटिस, चिलिडोनियम वाला जो है ये क्या करेगा, ये चाय गर्म पिएगा, ठीक है जी। और ग्रेफाइटिस वाला जो है, ग्रेफाइटिस वाला, इसको स्किन अफेक्शंस होंगी, ये अक्सर ना खनाजीरी मिजाज होगा, इसका टेम्परामेंट जो होगा खनाजीरी मिजाज होगा, इसको स्किन की बीमारियां की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, राइट। पेट की तकलीफ फ्रूट से बढ़ती हैं, लाइको, फ्रूट खाने से पेट की तकलीफ बढ़ती है, लाइको। बहुत ज्यादा एक बंदा खाता है, ठीक है जी, एसाइटिस का चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है जी। आगे और कंटिन्यू करते हैं अपना पेट की तकलीफ को, पानी का चैप्टर क्लोज हो गया। बहुत ज्यादा खाने से पेट का कोई भी तकलीफ, फलसटीला, मिक्स फूड खाने से पेट की कोई भी तकलीफ, फलसटीला, घी खाने से पेट की कोई भी तकलीफ, फलसटीला, आयरन प्रिपरेशन लेने से पेट की कोई भी तकलीफ, फिनोफर लेने से, फेरिक्योर लेने से, सिंगोबयान लेने से, फ्यूफोलविट लेने से पेट की कोई भी तकलीफ, फलसटीला, पेस्ट्रिया खाना, बेकरी खाने से, जंक फूड से पेट की कोई भी तकलीफ, फलसटीला।
देखिए आपको एक ही सिम्टम से ना, एक ही सिम्टम से, एक एक काज से ना आप दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं और आपको घंटे में आपको रिजल्ट मिलता है, मिनट में आपको रिजल्ट मिलता है, 5 मिनट में आपको रिजल्ट मिलता है। पेट की तकलीफ है, डकार की नहीं बात कर रहा हूं, कोई भी तकलीफ है, कोई भी तकलीफ पेट का, इंट्राएब्डोमिनल, ठीक है जी, कोई भी तकलीफ है, अगर वो डकार से ठीक होता है, डकार से ठीक होता है, तो वहां आपने देना है अम्ब्रा ग्रेसिया। अम्ब्रा ग्रेसिया मैमल है, क्या है ये? मैमल। अब ना हु इज गोइंग टू इंस्पायर अस कि व्हाट इज मैमल? दूध पिलाने वाली। ये जितनी भी मछलियां हैं सिवाय व्हेल मछली के, वो नॉन मैमल हैं। जितने भी परिंदे हैं वो नॉन मैमल हैं, जो अंडे पैदा करके ना, ठीक है जी, जो बच्चा नहीं पैदा करती, मतलब ह्यूमन बींग्स आर आल्सो मैमल्स, ठीक है जी। जितने भी परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, ये क्या है? नॉन मैमल्स हैं। जितना भी मछली है ये नॉन मैमल है, लेकिन ये व्हेल मछली है ना, ये मैमल है, दूध पिलाने वाली मछली है, राइट। तो आपने अगर पेट की कोई भी तकलीफ डकार से ठीक होती है, ठीक है जी, कोई भी तकलीफ डकार से ठीक होती है तो अम्ब्रा ग्रेसिया देना है। तो अब ना आपको ना व्हेल मछली, दूध पिलाने वाली मछली, ना अम्ब्रा ग्रेसिया, अब नहीं भूलेगा आपको। अब यहां एक चीज कंफ्यूज नहीं करनी है आपने, जो मैं आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, वो ये है कि मरीज को गैस है, मेटीरियलिज्म है उसको, और उसकी गैस की तकलीफ ना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू गैस, टिम्पेनाइटिक, और डकार से तकलीफ पैदा होता है गैस को, तो कार्बोवेज है। वहां डकार पे और दवाइयां आ जाती हैं। अगर लाउड डकार है तो अर्जिटाइम हम है, ठीक है जी। अगर बदबूदार है तो ठीक है, तो कौन सी दवाई है जी? एसाफोटिडा। अगर तुरश है तो फेरमफास है, अगर छोटा डकार है तो कलीडियम है, गैस नीचे है तो लाइको है, पेटे से फूलता है तो चाइना है, डकार से फायदा नहीं है तो लाइको और चाइना है, राइट। तो गैस का अलग चैप्टर है, यहां हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं गैस, हम पेट की तकलीफ डिस्कस कर रहे हैं। कोई हम डायग्नोसिस नहीं लगा रहे, कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि इसको पायरोसिस है, इसको गिल्ड हो गया है, इसको ना गैस्ट्रिक अल्सर है, इसको ड्यूडेनल अल्सर है, इसको क्रोन्स है, सीडी क्रोन्स डिजीज, यूसी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आईबीएस इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, इसको गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर है, कुछ भी है, कोई गैस वगैरह, हम या हेपेटाइटिस है उसको, तो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम जनरल कंप्रेहेंसिव रिव्यू ले रहे हैं और हम सिम्टोमेटोलॉजी पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं इधर, और कॉजेशन पे दे रहे हैं आपको। तो जस्ट हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि एक सिम्टम और एक मेडिसिन, एक सिम्टम और एक मेडिसिन। आज ये लेक्चर जो हमने प्लान किया, ये मकसद ये था कि हमने आपको एक सिंपल चीज देनी है जिसमें ना कोई डायग्नोसिस है, ना कोई अल्ट्रासाउंड है, ना कोई सीटी स्कैन है, ना कोई पिट, ना कोई कैट स्कैन है, और ना कोई आपने ट्यूमर मार्कर्स देखने हैं, आपने कुछ भी नहीं करना। उसके लिए आपने और काम करने होते हैं, उसके लिए आपने न्यूप्लेजिया के, ट्यूमर्स के और मुतालिका जो भी बीमारी होती है उसका पूरा इंटरनल मेडिसिन समझना है, और उसके लिए आपने पैथोलॉजी समझना है, उसके लिए आपने फिजियोलॉजी, और उसको समझने के लिए आपने एनाटॉमी, और एनाटॉमी को समझने के लिए आपने प्री मेडिकल साइंसेस समझनी है। तो ये हमने आपको सिम्टोमेटोलॉजी मेथड पे और कॉजेशन मेथड पे बिल्कुल ना ऐसे ना मतलब सिंपल आपको ट्रीटमेंट सिखानी है, राइट। अब इसके बाद एक मरीज है, वो आपके पास आता है और वो उसको इस दवाई से फायदा नहीं होता, अम्ब्रा ग्रेसिया से। अब भाई जरूरी तो नहीं कि एक दवाई आपको ना 10 के 10 मरीजों को ठीक कर दें, ठीक। तो आपके पास कोई ऑप्शन तो होगा ना, ठीक है। आप देखिए आपने उधर क्या करना है, आपने उधर ना 2 दवाइयों में ना
ब्राइटाकार और रेटिनिया में उसकी दवाई सेलेक्ट करनी है। 2 दवाइयों में, पूरी रिपोर्टरी में आपने नहीं पढ़ना, इन 2 दवाई में ब्राइटाकार और रेटिनिया में आपने उसको दवाई सेलेक्ट करनी है। आप इसका रिवर्स जाते हैं, ये तो डकार से फायदा है ना, पेट की तकालीफ को डकार से फायदा। आप पेट की तकालीफ को डकार से फायदा नहीं होता। आप गैस को डकार से फायदा होता तो कार्बेज, गैस को डकार से फायदा नहीं होता तो लाइक कुछ है ना। अभी गैस की बात तो कर नहीं रहे हैं हम, तो पूरा एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं, ऑल कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिजीज की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इधर भी उसका रिवर्स देखते हैं कि भाई डकार से कोई अफाका नहीं होता। ठीक है जी, तो थैंक्स गॉड। तो यहां भी वही दवाइयां हैं जो गैस की हैं, लाइक और चाइना। देखिए, आप थोड़ा पढ़ते हैं, आपका सिस्टम इतना खूबसूरत सिस्टम है, ये आपको कवर करता है, ये आपको कवर करता है। आपका सिस्टम जो आप जिस स्कूल ऑफ मेडिसिन से वाबस्ता है, इस जैसा पावरफुल एवर सिस्टम दुनिया में नहीं है थेरेप्यूटिक्स का। अब पेट की तकालीफ है मरीज को, आप और उसको आंख की भी तकालीफ है। बच्चा को पेट की तकलीफ है, सुबह बच्चा उठता है, उसका आंख चिपका हुआ है, खुलता ही नहीं है। ठीक है जी, और पेट की तकलीफ भी है, तो आपने उसको एक दवाई देनी है, अर्जेंटम नाइट्रिकम। आपने उसको एक दवाई देनी है, अर्जेंटम नाइट्रिकम। अब पेट की तकलीफ जो होती है उसको फायदा होता है एम्प्टी स्टमक। डॉक्टर साहब जब मैं खाली पेट रहता हूँ, फास्टिंग में रहता हूँ ना, तो मेरे पेट की तकलीफ जो होती है, कोई भी तकलीफ, वो उसमें फ़ायदा होता है, मुझे आराम रहता है। सलीशिया और कॉस्टिकम। आप अगर आप दर्द की बात करें ना, कि दर्द होता है ना खाने के बाद, तो नक्स, आप ना नहार पेट तो नकार्डियम में, हम दर्द की नहीं बात कर रहे हैं, हम जो अंदरूनी पेट है उसकी तमाम तकलीफ की बात कर रहे हैं। राइट? मेरी पेट की तकलीफ जो है, तकालीफ जो है अंदरूनी पेट की, ये फैट से ज़्यादा होती हैं। बता दिया आपको, परसटीला और कार्बोवेज। डॉक्टर साहब जब मैं गैस पास करता हूँ, फ्लैटस पास करता हूँ, तो मेरे पेट की तकलीफ बढ़ जाती है। अभी देखें, ये अजीब व गरीब अलामत है। हमने आपको ना फर्स्ट ईयर DHMS में ये पढ़ाया था कि नादर अलामत, अजीब व गरीब अलामत। वहाँ मुझे वो एग्जाम्पल भी याद है जाजमतोरक्स का, जो हमने दिया था आपको, कि डॉक्टर साहब मैं शीशे का बना हुआ हूँ, मुझे कोई हाथ लगाएगा ना तो मैं टूट जाऊँगा। अक्सर मैं ना नए स्टूडेंट्स को, फर्स्ट ईयर के, उनको ये मिसाल देता होता हूँ। ठीक, अक्सर एक मिसाल मैं देता हूँ, दूसरा कैंफर का, ये तो तूजा है ना, कि मरीज ठंडा यह होता है। जब मैं फिलासफी समझाता हूँ, नादर अलामत समझाता हूँ, नादर अलामत बहुत काम की चीज़ है। अगर यह आपको मिलता है, आप डिजीज भूल जाए। तो डॉक्टर साहब, आप जब मरीज देखते हैं, बिल्कुल यह होता है, आईसी कोल्ड होता है, और वो शर्ट भी उतारना चाहता है, न्यूड होना चाहता है। व्हाट डज इट मीन? अजीब गरीब। उसको तो कंबल ओढ़ने चाहिए, कंबल नॉर्मली तो उसको कंबल ओढ़ने चाहिए ना। अभी ना वो शर्ट भी उतारना चाहता है, कपड़ा नहीं पहनना चाहता। मतलब अंदरूनी गर्मी है, बैरूनी सर्दी है ना। अजीब गरीब बात है ना। तो कैंफर अजीब गरीब सिम्टम समझ गए हैं? अब इतना अजीब गरीब सिम्टम है, फ्लेटस पासिंग से पेट की तकलीफ बढ़ जाती है। अब ये आपको की नोट मिलता है, ठीक है जी, तो आपको ना कोई पैथोलॉजी की जरूरत नहीं होती उधर। आप उधर दें और अम्बिट, साथ पेशाब में जलन है तो और अम्बिट चेंज कर दो।
औरंगजेब में मायूसी पाई जाती है, गम पाया जाता है, खुदकुशी का रुझान होता है। साथ पेशाब में जलन तो कैंसर आ जाएगा। और वही सी ओनियन, स्केला मार्टिमा, आपने नॉर्मल अलामत आ गई। फ्लेटस पास करने से तकलीफ में, पेट की तकालीफ में, सिर्फ गैस में नहीं, अफाका होता है। तो वही लाइको, नेट्रम मेवर और हिपरसल्फ। और एक दवाई है टेरेंटुला, लेकिन क्यूबेंसिस नहीं, टेरेंटुला हिस्पानिया। ये भी स्पाइडर है, स्पाइनिश स्पाइडर जानते हैं, मकड़ी, वो कहते हैं ना मकड़ी का जाला, जोला। राइट। एब्डोमिनल कंप्लेंट्स, जो पेट की तकालीफ हैं, स्टेल फूड से, जो बासी खुराक होता है, STAL, स्टेल फूड, जो बासी खुराक होता है, फ्रेश नहीं होता, उससे बढ़ जाता है। खराब नहीं, डोंट कंफ्यूज स्टेल विथ फर्मेंटेड फूड। अब जो खराब हुआ होता है, डिके हुआ होता है, डिके को, और जो फ्रेश नहीं होता ना, उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। उसको कहते हैं स्टेल, STAL, स्टेल फूड, नॉट फ्रेश। राइट। डॉक्टर साहब मैं मंडी जाता हूँ ना, मंडी से कोई चीज लेके आता हूँ ना, तो मुझे तकलीफ देता है। तो मैं जब जमींदार के पास जाता हूँ, किसी किसान के पास, वहां से लेता हूँ बाग से ना, तो फ्रेश, तो बंदा ऐसे किधर पूरा कर सकता है। राइट। उसको तकलीफ होती है, तो आप उसकी जांच छुड़ाई कर सकते हैं आर्सेनिक एल्बम से। और मैं आपको एक बात और बताऊं अपनी होम्योपैथी का, आप अगर ये फूड खराब हुआ है ना, खराब भी हुआ है, उसको फूड पॉइजनिंग भी हो गई है, तो भी आर्सेनिक एल्बम काम करेगा। अगर उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस है तो भी करेगा। अगर उसे गंदा पानी की पोल्यूशन हो गई है तो भी करेगा। और मैं तो क्लिनिकली भी देता हूं 1M में। तो हमारे मरीज को जादू की पुड़िया कहते हैं। इधर ना हम ना कोई तरस पर स्मॉल क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं देखते, ना कोई बर्निंग देखते हैं। आ रही समझ? वरना भी हम आर्सेनिक को खोल के ना, आर्सेनिक एल्बम को इस पर पूरा लेक्चर कर देंगे। लेकिन सिर्फ इसी पे कि जो फूड फ्रेश ना हो ना, और पेट की तकालीफ, तो आपने क्या करना है, आर्सेनिक एल्बम लगा देना है उधर। राइट। अब पेट के अंदर फॉर्मिकेशन होती है। फॉर्मिकेशन, चिमटियां रेंगने का एहसास होता है, प्लाटिना, प्लाटिनियम मेट। इधर ना मेरे जहन में आ रहा है ना, टॉपिक से हट के, अब ना पीनस में ना फॉर्मिकेशन का एहसास है, तो 2 दवाइयां आपकी रिपर्टरी में हैं। कैन रिपर्टरी में है प्लाटिना और सीकलकार, 2 दवाइयां बोल्ड लिखी हैं उधर। अब पेट में नमनेस है तो भी प्लाटिना, पेट में नमनेस है तो भी प्लाटिना। अब उसका एक सेंसेशन है, ठीक है जी, कि एब्डामन, पेट के अंदर उसका पानी पड़ा हुआ है। आप इसको कंफ्यूज नहीं करना, आपने साइटिस्ट है, वहां रियली है पानी पेट के अंदर। अब इधर पानी नहीं है, लेकिन उसको सेंसेशन है जैसे उसका पेट पानी से भरा हुआ है। राइट। इसको ये सेंसेशन है फॉल्स। अब इधर दवाइयां आपकी चेंज, क्रोटन टिक, जिसको बांग्लादेश की जुबान में ना, बंगाली जो होते हैं ना, उसको कहते हैं जमाल गोटा। ठीक है ना, क्रोटन टिक प्लांट है ये बेसिकली। हेलिबोरस, एसिड फास, उसके एहसास है, सेंसेशन है कि उसका पेट फूला हुआ है, फुल है, हालांकि उसने कुछ खाया नहीं है, लेकिन उसको हर वक्त ये भराव का एहसास रहता है। तो सेंसेशन है ना, पेट भरा हुआ नहीं होता, उसको एहसास होता है। ठीक है जी। तो ये हम एक ऑर्डर लगाते हैं, एक ऑर्डर नक्स सल्फर लाइको
1 में 5 मिनट वक्त से एक पुड़िया, फिर लाइक और 30 में हम कंटिन्यू कर देते हैं TDS। अब फुलनेस का एहसास है, फुलनेस का एहसास है, लेकिन किस चीज से? ड्यू टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, उससे फुलनेस का एहसास होता है। तो दवाई चेंज हो गई। एसिड मीवर, पेट में गार्गलिंग है, यानी गुड़गुड़ाना पेट में, ठीक है जी। तो हम नक्स, तो सेकंड हमारा होता है सल्फर, और जब मरीज कमजोर होता है और हमें एक रिलेशन का खतरा होता है, सल्फर एग्रेसिव है, तो हम बेसिलिनियम और उसके बाद एलो और पोडोमेट डिफिशिएट करते हैं। अब अगर उसका स्टूल लूज है साथ और उसके अंदर बाइल मिक्स है, येलो है, तो पोडोफाइल, वरना तो एलो। ये 2 दवाइयां हम लाजमी देते हैं, ये 2 दवाइयां हम लाजमी देते हैं। अब गार्गलिंग है, गुड़गुड़ाहट है पेट में, लेकिन जब वो पखाने के लिए बैठता है ना, तो बिल्कुल ना गशिंग होता है, जिस तरह बंदा यूरिन पास करता है। आगे गशिंग की समझ, जिस तरह यूरिन पास होता है, तो स्टूल जो होता है इतना लूज होता है कि बिल्कुल ऐसे गशिंग होता है, राइट। गार्गलिंग है, लेकिन जब पखाने के लिए बाउल मूवमेंट के लिए जाता है वॉशरूम, तो वहां गशिंग होता है, राइट। स्टूल गशिंग देन, तो गम्बोजिया। और जमार गोटे में भी ये पाया जाता है, क्रोटन टिक।